हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रविंद्र योगी सर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 11। ये है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, इसी वीडियो के अंदर मैं दो पार्ट बनाऊंगा। एक में फर्स्ट पार्ट में मैं वर्क के बारे में समझाऊंगा और पार्ट 2 के अंदर मैं एनर्जी के बारे में समझाऊंगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर इज़ इंट्रोडक्शन टू वर्क, definition of work, expressions to calculate work, units of work, types of work, and numerical important questions. We will discuss about the work. As you all know that we all are engaged in different types of work. जैसा कि आप जानते हो कि हम सभी different type of work में engaged होते हैं। जैसे ये गर्ल है, ये क्या कर रही है? सेल कर रही है। ठीक है, तो ये सेलिंग का वर्क कर रही है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखें तो ये कोई पर्सन है जो टाइपिंग का वर्क कर रहा है अपने कंप्यूटर पे। थर्ड में हम देखें तो ये जो हॉर्स है, ये हॉर्स इस कार्ट को क्या कर रहा है? खींच के ले जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक वर्क कर रहा है। लाइक समबडी इज़ वर्किंग इन ऑफिस ऑन कंप्यूटर, एनिमल्स आर डूइंग वर्क बाय पुलिंग ए कार्ट। तो ये सब क्या है? वर्क हैं, और अलग अलग नेचर के ये वर्क कहलाते हैं। तो हम इसी तरह से लाइफ में कई सारे वर्क करते रहते हैं, चाहे वो सेलिंग का हो, चाहे कंप्यूटर वर्क हो। कुली इज़ कैरिंग ए लॉट, ये भी एक तरह का वर्क होता है। सेल्समैन इज़ वर्किंग इन अ शॉप, जैसा मैंने अभी आपको समझाया था कि ये गर्ल इसको सेल कर रही है। मेड इज़ वर्किंग एट होम, जैसे ये मेड है, ये अपने घर पे क्या कर रही है? मॉप वगैरह लगा रही है। ठीक है, दीज ऑल आर वर्क बट द नेचर ऑफ वर्क इज़ डिफरेंट। ये सभी क्या है? वर्क है, लेकिन इनका नेचर क्या है? डिफरेंट। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स हैं। To carry out anything of work, any type of work, we need energy, and that is supplied to us by food and to machines is form of fuel. ये जितने भी टाइप के वर्क है, इसको करने के लिए हमें क्या? एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी हमें किससे मिलती है? फूड से। और मशीन्स को एनर्जी किससे मिलती है? फ्यूल से मिलती है। ठीक है, तो हम जो भी वर्क करेंगे तो वर्क को करने के लिए हमेशा एनर्जी की नीड होगी, और एनर्जी हमें फूड से मिलेगी। ह्यूमंस को, एनिमल्स को एनर्जी किससे मिलती है? फूड से मिलती है। और अगर हम मशीनरी की बात करें तो मशीन का फूड क्या होता है? फ्यूल होता है। वेन एवर वर्क इज़ डन ए फोर्स इज़ अप्लाइड, जब भी काम होता है तो उस पर एक फोर्स अप्लाइड होगा। दैट कॉजेज वर्क टू हैपन। ठीक है, तो कभी भी अगर वर्क होता है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स के कारण ही वर्क डन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्क इज़ डन, वर्क कब डन होता है? जब उस पर फोर्स अप्लाई होगा, और फोर्स के कारण ही क्या होगा? वर्क हैपन होगा, यानी घटित होगा। तो वर्क के बारे में दो कंसेप्ट समझ में आए। वर्क के लिए एनर्जी चाहिए, और वर्क तभी होता है जब उस पर फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, एनर्जी हमें फूड से मिलती है और मशीन्स को एनर्जी फ्यूल से मिलती है। इज़ इट क्लियर? जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेन क्या खाना खा रहा है, तो ये खाना क्या है? फूड। इसी से हमें एनर्जी मिल रही है, इसके कारण ही हम क्या है? वर्क को कर पा रहे हैं। ठीक है, और मशीन जो है, मशीन्स का खाना क्या है? ये फ्यूल है। जैसा कि आपको पोर्ट्रेट में दिख रहा है, ये फ्यूल है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द वर्क। व्हाट इज़ वर्क? वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन अप्लाइड फोर्स, जब भी किसी भी चीज़ पर अगर फोर्स लगेगा जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट हो इन बॉडी इन इट्स आउन डायरेक्शन, तो उसे कहेंगे हम वर्क। ठीक है, तो वर्क्स के लिए दो कंडीशन होना ज़रूरी है। एक तो उस पर फोर्स लगना ज़रूरी है, और फोर्स के कारण उसमें मोशन आना ज़रूरी है। ठीक है, मोशन आएगा तो उसमें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब मोशन ही हो गया ना। कोई चीज़ अपनी जगह से दूसरी जगह जाएगी तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो कभी, और ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा, तब क्या होगा? वर्क डन होगा। ठीक है, तो वर्क डन के लिए दो एसेंशियल चीज़ें हैं कि उस पर फोर्स का अप्लाई होना चाहिए, जिससे ऑब्जेक्ट की बॉडी में डिस्प्लेसमेंट आए, तो उसे कहते हैं हम वर्क। समझ में आया? जैसे ये हॉर्स है, इस कार्ट को क्या कर रहा है? फोर्स लगा के खींच रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। अब इसने इस पर फोर्स लगाया और इससे क्या हुआ? कार्ट की पोजीशन चेंज हुई, तो उसकी पोजीशन चेंज हुई यानी उसमें डिस्प्लेसमेंट आया। तो इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के कारण ही वर्क क्या होता है? डन होता है। इज़ इट क्लियर? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि फोर्स वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन अप्लाइड फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट इन बॉडी इन इट्स आउन डायरेक्शन।
अगर किसी भी चीज़ में अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वो वर्क नहीं कहलाएगा। वर्क डन तभी होगा जब उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज़ें होंगी, तभी क्या कहेंगे हम वर्क डन हुआ है। अगर डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, फोर्स हो रहा है और अगर मोशन नहीं हो रहा है तो वो वर्क डन नहीं कहलाएगा, वर्क नहीं होगा। इज इट क्लियर? वर्क डन के लिए हमें फोर्स भी होना ज़रूरी है और फोर्स से डिस्प्लेसमेंट का होना भी कंपलसरी है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा जो वर्क होता है वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे। ठीक है, फर्स्ट इज़ फोर्स एंड सेकंड फैक्टर इज़ डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखते हैं फोर्स के बारे में। फॉर द वर्क टू हैपन फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड। जैसा मैंने बताया, काम कब होगा? जब उस पर फोर्स अप्लाई होगा। और ये जो वर्क होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी फोर्स अगर इंक्रीज होगा तो वर्क भी इंक्रीज होगा, फोर्स लेस होगा तो वर्क भी लेस होगा। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। द नेसेसरी कंडीशन फॉर वर्क टू बी डन इज दैट द डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी कॉज्ड इन द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट भी होना जरूरी है वर्क डन के लिए, हमने बताया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है वर्क के। तो हमने 2 कंक्लूजन निकाले, यानी वर्क प्रोपोर्शनल है फोर्स के और वर्क प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। अब इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं W प्रोपोर्शनल F इंटू एस। ठीक है, यानी फोर्स बढ़ेगा तो वर्क बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो भी वर्क बढ़ेगा। फोर्स घटेगा तो वर्क घटेगा, डिस्प्लेसमेंट घटेगा तो वर्क घटेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको कंबाइन करके लिखा W प्रोपोर्शनल F डॉट एस, F इंटू एस। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा। ये कांस्टेंट आएगा, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ एक हमने इसको हटाया तो इसकी जगह कांस्टेंट अप्लाई किया जो है K इंटू, ये K क्या है? एक कांस्टेंट है। यहाँ K की वैल्यू हम 1 लेंगे। ठीक है, K की वैल्यू यहाँ 1 होती है, इस कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं है मतलब। तो W इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा F इंटू एस, K इंटू F इंटू एस। K की वैल्यू अगर 1 होगी तो हम लिख सकते हैं W इक्वल टू F इंटू एस। ठीक है, इसको हम F इंटू एस लिख सकते हैं। मैथमेटिकली अगर इसे देखें तो W प्रोपोर्शनल है F के और W प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के। तो इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो W प्रोपोर्शनल हो गया F इंटू एस, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमने K लिखा। K क्या है? एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या है? 1 है। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो हम लिख सकते हैं W को F इंटू एस लिख सकते हैं। ठीक है, W को हम क्या लिख सकते हैं? F इंटू एस, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। सो वी कैन ऑल्सो से दैट वर्क इज ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कॉजेज बाय फोर्स इन इट्स आउन डायरेक्शन। ये जो वर्क होगा, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो वर्क जो होता है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी और इसका फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, W इक्वल टू F इंटू एस होता है। एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब देखो जनरल फॉर्मूला तो वर्क का क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। लेकिन देखो जब वर्क हो रहा हो ग्रेविटी के अगेंस्ट में, है ना, यानी कोई चीज़ अर्थ की तरफ आ रही है, अर्थ से ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम वहाँ ग्रेविटी का यूज़ होगा। तो हम वर्क को लिख सकते हैं W इक्वल टू F इंटू एस। तो फोर्स जो होता है हम जानते हैं ग्रेविटी के कारण इसमें एक्सेलरेशन आएगा किसी भी चीज़ के ऊपर नीचे जाने पर। तो F की वैल्यू क्या होती है? M इंटू ए होती है ना, इंटू एस है। एस को हम हाइट ले सकते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ ऊपर या नीचे आ रही है तो वो एक हाइट को बताएगी। इज इट क्लियर? तो हम लिख सकते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट को हाइट लिख से रिप्लेस कर सकते हैं। ए है, इस ए को भी हम क्या कर सकते हैं? तो ये हमारा W इक्वल टू MAH आ गया। अब इस ए को हम रिप्लेस कर देते हैं ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से। ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एक्सेलरेशन G होता है, तो W इक्वल टू MGH होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये भी वर्क होगा। तो वर्क का सेकंड फॉर्मूला हमारे पास आ गया W इक्वल टू MGH। जैसे ये इससे क्या कर रहा है, इसको बकेट को ऊपर खींच रहा है ना, तो यहाँ पर ये जो वर्क हो रहा है वो किसके इक्वल है? MGH के। H यानी इसकी हाइट है, G ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन है वो G है और M इसका मास है। ठीक है,
तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना। W इक्वल टू mgh होता है, और m या मास है, और g क्या है, एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, h इज़ हाइट। क्लियर है? और h को हम बोलेंगे हाइट। तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आई, और वर्क का फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन when anything is pulled, or we can say that it is making an angle with the direction of displacement, so W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। जैसे ये कोई बैग है, इसको ये लड़का खींच रहा है, ठीक है, इस यानी इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा। ठीक है, अगर कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा एंगल बन जाता है, ठीक है, ये जो सिंबल है वो किसका है, थीटा का है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा थीटा के बारे में। ठीक है, तो ये जो थीटा एंगल से बनता है, तब अगर हम बात करें फोर्स की, तो ये फोर्स हो जाता है एफ एस कोस थीटा हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको बोलेंगे हम वर्क इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। थीटा की जो भी वैल्यू होगी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, तो वो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और हम वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, ये कोस थीटा वही है जो आप मैथ्स में पढ़ते हो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा वगैरह, ये वही कोस थीटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी थीटा, इसमें जो वैल्यू अलग अलग डिग्री पे हो सकती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 डिग्री, ऐसे वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो जो भी थीटा की वैल्यू होगी वो हम यहाँ पुट कर देंगे। हम जानते हैं कोस थीटा, कोस 0 इक्वल टू 1 होता है और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो यानी 0 डिग्री पर मैक्सिमम वर्क होगा और 90 डिग्री पर मिनिमम वर्क होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आ गया W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। अब स्टूडेंट ये मत सोचना यहाँ कोस थीटा ही क्यों लिया गया, साइन थीटा क्यों नहीं लिया गया या टेन थीटा, ये फिक्स है कि यहाँ कोस थीटा ही यूज़ में आता है। तो W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा होता है। अगर कोस थीटा की वैल्यू 1 है तो W इक्वल टू एफ एस हो जाता है। और एक 3 फॉर्मूले आपके पास बन गए, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम यूनिट की। वर्क की जो यूनिट होती है, SI यूनिट होती है जूल। ठीक है, और वर्क इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस। और अगर हम बात करें 1 जूल की, तो वर्क तो हो गया 1 जूल, फोर्स हो गया 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर। ठीक है, तो 1 जूल की डेफिनेशन क्या होगी, 1 जूल की डेफिनेशन होगी कि 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स लगाना होता है उसी को हम क्या, 1 न्यूटन फोर्स लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 जूल कहते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम डिफ़ाइन करेंगे, तो इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, इसको देखो, वर्क डन 1 जूल होगा, कब होगा, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन बॉडी मूव द बॉडी थ्रू 1 मीटर इज कॉल्ड द 1 जूल। ठीक है, इस तरह से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। अब इस पेज पर हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड कॉजेज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर इन बॉडी इन इट्स आउन डायरेक्शन। तो W इक्वल टू एफ इंटू एस हुआ, और W को हमने क्या लिया है, 1 जूल है, और फोर्स क्या है, 1 न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है इसमें, 1 मीटर। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 जूल, 1 जूल, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड कॉजेज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर इन अ बॉडी। इज इट क्लियर? और अगर इसकी बात करें हम कि ये न्यूटन मीटर क्या है, तो न्यूटन मीटर वर्क ही है। ठीक है, न्यूटन मीटर की अगर मैग्नीट्यूड पूछता है तो वर्क है, और पूछता है ये किसके इक्वल होता है, तो 1 जूल के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट हम बिगर यूनिट देखते हैं। जूल की जो बड़ी यूनिट है वो गीगा जूल है, और छोटी यूनिट मेगा जूल है। गीगा जूल का मतलब हो गया 10 की पावर 9 जूल, और मेगा जूल का मतलब हो गया 10 की पावर 6 जूल। तो ये इसकी बिगर यूनिट्स थी। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्क की। तो जो वर्क होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो हो सकता है। अब ये पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो कैसे होता है, इसे समझते हैं। पॉजिटिव वर्क, व्हेन फोर्स अप्लाइड कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन इट्स आउन डायरेक्शन। जब फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो इसे हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वर्क कहते हैं इसको, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है, एक तो आप किकिंग ऑफ फुटबॉल ले सकते हैं और पुशिंग द डोर ले सकते हैं। जैसे इसने
इस तरफ फोर्स लगाया और इसी तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। पुशिंग द डोर, पुशिंग ऑफ डोर, जैसे ये डोर है इस पर पुश किया और ये अंदर की तरफ, जिस तरफ फोर्स लग रहा है उस तरफ ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब बात करते हैं हम नेगेटिव वर्क की। नेक्स्ट इज नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या होता है? जब फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में वर्क होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क कहते हैं। ठीक है, व्हेन अप्लाइड फोर्स कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन इट्स अपोजिट डायरेक्शन। जैसे इसे समझते हैं, ये एक बॉक्स रखा है और इन दोनों के बीच में जो सरफेस पे क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। हम मोशन किधर कर रहे हैं? राइट हैंड साइड, और इस पर फोर्स किधर लग रहा है? लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण इस पर जो वर्क होता है उसको कहते हैं हम नेगेटिव वर्क कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इन केस ऑफ फ्रिक्शन W इक्वल टू -F/s। ठीक है, ये जो माइनस साइन लिया है, ये माइनस साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव वर्क को बता रहा है। W इक्वल टू क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव वर्क को। अब बात करते हैं हम जीरो वर्क की। जीरो वर्क कब होता है? इट इज़ डन व्हेन फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री पर फोर्स लगता है तो उसको क्या कहते हैं हम? ज़ीरो वर्क। इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, यानी इस पर कोई वर्क नहीं होगा। वैसे हम प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे W इक्वल टू Fs कोस थीटा होता है। अब 90 डिग्री है तो कोस 90 डिग्री लग देंगे, तो कोस 90 की वैल्यू आप जानते हो क्या होती है? ज़ीरो होती है। तो ये वर्क की वैल्यू क्या आ गई? ज़ीरो आ गई। तो इसे बोलते हैं हम ज़ीरो वर्क। इट इज़ डन व्हेन फोर्स एक्ट्स एट ए राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। कुली कैरिंग लोड ऑन हिज हेड एंड मूविंग ऑन ए प्लेटफॉर्म। तो इस कंडीशन में क्या है? ज़ीरो वर्क है। वो अपने सर पर रख के और सीधा चल रहा है। ठीक है, यूँ सीधा चल रहा है और उस अपने हेड पे सामान रख रखा है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री का एंगल बनने का मतलब इस पर कोई वर्क नहीं हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लेनेट। जो सैटेलाइट है प्लेनेट के चारों तरफ कैसे घूम रही है? सर्कुलर पाथ में घूम रही है, यानी तब भी वर्क डन 90 डिग्री है, यानी ज़ीरो है। स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। वाई वर्क डन इज ज़ीरो व्हेन पर्सन कैरिंग सूटकेस वर्टिकली इन हैंड वॉक्स इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ठीक है, ये पर्सन तो इस तरह से चल रहा है कुली, और उसने अपने सर पे क्या रख रखा है? सूटकेस रख रखा है। एन एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। वी नो दैट W इक्वल टू Fs cos थीटा, Fs cos 0, cos 90 की वैल्यू 0 होगी, तो वर्क 0 हो गया। सिमिलरली फॉर बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ द वर्क डन इज 0। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क व्हेन मैन इज पुशिंग ए वॉल। ठीक है, द वर्क डन इज 0। आंसर इज द वर्क डन इज 0 in this case because in this case the displacement is 0. For the work to occur the two necessary condition must be satisfied. First, force must be applied. Second, displacement must be caused. अब स्टूडेंट समझ में आया आपको? अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। A force of 7 Newton acts on the object. The displacement is 8 meter in the direction of force. Let us take that the force acts on the object through the displacement. What is the work done in this case? फोर्स हमें दे रखा है 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दे रखा हमें 8 मीटर। ठीक है, और आपसे पूछा है वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला आप जानते हैं, W इक्वल टू F इंटू एस होता है। तो ये वैल्यू पुट करके हमने इसको इंटू किया तो ये आया 56 जूल। इस पर वर्क कितना आया? 56 जूल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए पेयर ऑफ bulk exert a force of 140 Newton on a plug. The field being plugged is 50 meter long. How much work is done in employing the length of field? तो फोर्स दे रखा हमें 140 न्यूटन, और हमें जो फोर्स के बाद जो लेंथ दे रखी है, इसकी लेंथ क्या दे रखी है? 15 मीटर। तो हमने 15 मीटर। अब इस पे पूछ रहा है वर्क डन, पूछ रहा है आपसे। तो वर्क डन आपको बताना है। वर्क डन क्या होता है? W इक्वल टू F इंटू एस होता है। वैल्यू पुट की 140 इंटू 15। अभी जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 14 इंटू 15 को। ठीक है, तो 5 4 20, 2 5 1 5 2 7, 1 से किया तो 14। जब इसे कैलकुलेट किया तो 210 और एक ज़ीरो ये भी है, तो 2100 जूल। इसका वर्क कितना हो गया? 2100 जूल। दैट इज आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज लिस्ट आउट वेदर वर्क डन इज
वर्क इज़ डन और नॉट इन द फॉलोइंग, किस में वर्क हो रहा है किस पे नहीं हो रहा है। सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड, तो इस पे क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। सेकेंड है ए डंकी इज कैरिंग लोड ऑन हिज बैक, अगर डंकी अपने पीठ पे सामान लेके जा रहा है तो इसमें वर्क डन क्या है, नहीं है, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। नेक्स्ट है विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ए वेल, तो इसमें वर्क डन हो रहा है। और ए ग्रीन प्लांट कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, तो ये जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है इसके अंदर प्लांट के अंदर, तो ये क्या है, इसमें वर्क डन नहीं हो रहा है। एन इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन, इंजन खींच रहा है तो इसमें वर्क डन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में। फूड ग्रेन्स गेटिंग ड्राइड इन द सन, इसमें वर्क डन नहीं है। और लास्ट है हमारा एसीएल बॉडी इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी, इसमें वर्क डन। अब स्टूडेंट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट सर्टन एंगल टू द ग्राउंड, मूव्स इन अ कर्व पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। व्हाट इज वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 जो रिलेटेड होगा एनर्जी से, ठीक है। अब इस एनर्जी से रिलेटेड हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं पहले वो देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एनर्जी का इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी, आफ्टर दैट मैकेनिकल एनर्जी जिसमें आएगी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। फिर इन पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे, हम ड्राइव करेंगे, तो ड्राइव एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आफ्टर दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर ऑफ यूनिट्स एंड सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन। वी ऑल डू ए लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन डेली रूटीन लाइक ओपनिंग डोर्स, वॉशिंग क्लोथ्स, कुकिंग फूड, कटिंग वुड एंड लॉट्स मोर। हम हमारी डेली रूटीन लाइफ के अंदर कई सारे वर्क करते हैं, जैसे गेट खोलते हैं, कपड़े धोते हैं, खाना बनाते हैं, वुड को कट करते हैं, या और भी कुछ, जैसे आप साइकिलिंग करके स्कूल आते हैं, ऐसे आप कई सारे वर्क करते हैं, ठीक है। इन सब को करने के लिए, इन सारे वर्क्स को करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एनर्जी होती है तभी हम ये सारे वर्क्स कर पाते हैं। तो स्टूडेंट जो ये एनर्जी होती है, ये एनर्जी को आप डिफ़ाइन करते हैं, हम इसे डिफ़ाइन कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इसके अंदर वेल्डिंग हो रही है तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई। इसमें हम वुड को कट कर रहे हैं, है ना, इसमें हॉर्स रन कर रहा है, पुल कर रहा है इसको, कार्ट को, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो इस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी होती है। फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज़ वर्क हैज़ टू बी डन। फॉर डूइंग वर्क वन नीड्स टू हैव सर्टन स्ट्रेंथ। जितनी भी हम एक्टिविटीज़ देखते हैं इसमें सभी में क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, ठीक है। और वर्क डन के लिए हमें काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो स्ट्रेंथ होती है इसी को हम कहते हैं एनर्जी, ठीक है। स्ट्रेंथ मीन्स यहाँ एफर्ट हो गए, ठीक है। जो भी हम एफर्ट कर रहे हैं इस वर्क को करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। दैट स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एनर्जी। इज इट क्लियर? चाहे वो वुड को काटना हो, ठीक है, या वेल्डिंग करना है, ये सब क्या है, एनर्जी के कारण हो पा रहे हैं। फॉर डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। लाइक फॉर डूइंग मस्कुलर वर्क मस्कुलर एनर्जी इज नीडेड। जैसे कि हमें कई तरह के काम करते हैं तो सभी के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर हम कुछ हाथों से उठा रहे हैं तो उसमें मस्कुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की नीड होती है। जबकि मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी की नीड पड़ती है, ठीक है। तो हम डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी होती है, कहने का मतलब यह है कि एनर्जी कई टाइप से हो सकती है। जैसे ये हॉर्स इस कार्ट को पुल कर रहा है तो इसमें यहाँ इसके मसल्स का यूज़ हो रहा है। ये जो वेल्डिंग कर रहा है इसमें इलेक्ट्रिक का यूज़ हो रहा है तो इसलिए इसे इलेक्ट्रिक एनर्जी कहा गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम कई सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, इसमें सभी में एनर्जी अलग अलग टाइप से होती है। एनर्जी को आप डिफ़ाइन करते हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी एबिलिटी है टू डू वर्क। काम को करने की जो एबिलिटी है उसी को क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और एनर्जी जो होती है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही हमें मिलता है, इसके अंदर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए एनर्जी को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि एनर्जी एक तरह का वर्क ही है और वर्क क्या था? स्केलर क्वांटिटी थी, तो एनर्जी भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और वर्क की यूनिट जूल थी तो एनर्जी की यूनिट भी क्या हो जाएगी?
जूल हो जाएगी। अगर हम बिगर यूनिट्स की बात करें तो ये किलो जूल, मेगा जूल और गीगा जूल होगी। अब किलो जूल को हमें लिखना है 10 की पावर में, तो 10 की पावर 3 जूल लिख सकते हैं, मेगा को 10 की पावर 6 जूल लिख सकते हैं और गीगा को 10 की पावर 9 जूल लिखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एनर्जी की कुछ एनर्जी की यूनिट तो जूल है और बिगर यूनिट्स हैं जो 10 की फॉर्म्स में। अब स्टूडेंट हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी होती है कई टाइप की होती है, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक के कारण एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ठीक है। इसी तरह से जो लाइट के कारण होती है उसे लाइट एनर्जी कहते हैं। ग्रीन एनर्जी होती है वेव से चलने वाली एनर्जी को वेव एनर्जी, हीट एनर्जी। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियस के कारण जो एनर्जी है, टाइडल एनर्जी, बायोमास एनर्जी। और अगर मोशन के कारण एनर्जी आती है तो उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और अर्थ के कारण जो एनर्जी होती है उसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। तो ये कई टाइप की एनर्जी होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उनको देखते हैं। तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स? इट इज़ एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और मोशन। ये क्या होती है? या तो पोजीशन के कारण जो एनर्जी हो रही है या मोशन करने के कारण जो एनर्जी आ रही है उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये टेबल है, टेबल्स पे कुछ बुक्स रखी हुई हैं, तो इसमें पोजीशन ये फिक्स है यानी रेस्ट में है, तो इसकी पोजीशन फिक्स है, ये रेस्ट में, तो इसके अंदर जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं क्या बोलेंगे उसको हम? पोटेंशियल एनर्जी। अगर साइकिल है, अगर ये मूव कर रही है, ये चल रही है, तो इसके अंदर मूवमेंट के कारण क्या हो रहा है? एनर्जी प्रोसेस हो रही है। इसमें जो मूवमेंट के कारण, मोशन के कारण जो एनर्जी आ रही है उसको भी हम मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, तो ये पोजीशन के कारण एनर्जी आ सकती है या मोशन के कारण। जैसे हम देखें ये नेल है, ठीक है, आयरन नेल है, तो ये आयरन नेल क्या है? रेस्ट पोजीशन में है, तो इसके अंदर जो एनर्जी है वो पोजीशन के कारण है। जबकि हम ये हथौड़ी से इसको हैमर से क्या कर रहे हैं? हिट कर रहे हैं, तो ये हैमर क्या है? मोशन में है, तो इसके मोशन के कारण जो एनर्जी है वो भी मैकेनिकल एनर्जी है। अगर वुडन ब्लॉक की बात करें तो ये भी रेस्ट पोजीशन में है, तो इसके कारण इसमें जो एनर्जी है वो भी मैकेनिकल एनर्जी होती है। यानी जो एनर्जी होती है वो उसकी पोजीशन या मोशन के कारण आती है। अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी होती है इसे 2 टाइप में कन्वर्ट किया गया है, पोटेंशियल और काइनेटिक। जो पोजीशन के कारण होती है उस एनर्जी को कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, और जो मोशन के कारण एनर्जी आ रही है वो कहलाती है हमारी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। जैसे ये बच्चा है, देखो ये साइकिल को पैडलिंग कर रहा है, यानी साइकिल मूव हो रही है, तो उसमें मोशन है, तो मोशन के कारण उसमें मूवमेंट आ रहा है, मूवमेंट से जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ रेस्ट में होती है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये बुक्स टेबल पर रेस्ट पोजीशन में रखी हुई है ना, जैसी रखी हैं वैसी की वैसी हैं, तो इसके अंदर भी एनर्जी होती है, इसको कहते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज़ द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। अभी मैंने आपको समझाया था, किसी भी बॉडी के अंदर उसकी पोजीशन के कारण जो एनर्जी क्रिएट होती है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? देखो ये जैसे बुक्स रखी हुई हैं टेबल पर, तो इनमें जो एनर्जी है वो कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये होती है mg/h। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m तो मास हो गया, g क्या हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये कितनी हाइट पर है? तो वो हो गई हाइट। ठीक है, नोट ऑल ऑब्जेक्ट पोसेस PE पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है पोजीशन के कारण। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसकी यूनिट जूल होती है। स्टूडेंट अब देखते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इट इज़ एनर्जी प्रोसेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जो किसी भी बॉडी के अंदर मोशन के कारण आ रही है उसको बोलेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। ये जैसे ये बाइक राइड कर रहा है, साइकिल राइड कर रहा है, तो राइड करने से इसमें मोशन आ रहा है, तो मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया, मोशन के कारण होती है। जैसे स्पीडिंग ट्रेन, तेज़ चलती हुई गाड़ी हो गई, फ्लोइंग वाटर हो गया, बहता हुआ पानी, इन सब में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हो आप जिसमें मोशन होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है स्टूडेंट, और जो ये काइनेटिक एनर्जी को अब ड्राइव करके देखते हैं हम, डेरिवेशन देखते हैं हम
काइनेटिक एनर्जी का। तो इसके लिए क्या करते हैं, कंसीडर बॉडी ऑफ मास m हैविंग इनिशियल वेलोसिटी v। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये साइकिल का ही एग्जांपल। तो इसका जो मास है m मास है और इनिशियल इसकी वेलोसिटी जो है वो कैपिटल v है। दिस बॉडी स्टॉप आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस s, ठीक है। तो ये जब मूव कर रहा है, इसके बाद इसको रोका जा रहा है एक s डिस्टेंस पर, ठीक है। इस बॉडी को s डिस्टेंस पर क्या कर दिया जा रहा है, स्टॉप कर दिया जा रहा है। इस डिस्टेंस को हमने s ले लिया, तो इसको स्टॉप कर रहे हैं। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी, है ना। उसे स्मॉल v से लिया और वो 0 होगी। चलिए स्टूडेंट, इसको फिर से अच्छे से समझते हैं। इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये एक बॉल है, इस बॉल का मास क्या है, m है, और ये मोशन में है। तो इसके अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कैपिटल v है। माना ये s डिस्टेंस के बाद इस पर फोर्स लगाया, रिटार्ड फोर्स लगाया इसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए। तो ये स्टॉप हो गई, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो गई, 0 होगी। इसे स्मॉल v लिख दिया हमने। क्लियर है। तो हमने क्या किया, बॉल ली, बॉल का मास लिख दिया, इसका मास क्या लिखा, स्मॉल m, मास ऑफ बॉल स्मॉल m हो गया। और इनिशियल वेलोसिटी को हमने कैपिटल v से डिनोट किया, और फाइनल वेलोसिटी इसकी स्मॉल v थी जो कि 0 है, विच इज़ इक्वल टू 0। एंड डिस्टेंस जो इसने कवर्ड की वो स्मॉल s है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास हैं। अब हम क्या करते हैं, जो थर्ड इक्वेशन होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखते हैं हम। क्या होती है, v² इक्वल टू u² प्लस 2as होता है। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करते हैं हम, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो v² तो 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v है, v² हो गया प्लस 2, और इसके अंदर जो रिटायर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इसको -a लेंगे। रिटायर्ड है ना, तो इसमें एक्सेलरेशन जो होगा -a हो जाएगा, और s डिस्टेंस है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो v² माइनस 2as इक्वल टू 0 हो गया। अब v² की वैल्यू लिखनी है तो -v² इक्वल टू -2as, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर हम इससे a की वैल्यू लिखते हैं तो a इक्वल टू हो जाएगा v² अपॉन 2s। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब हम देखते हैं जो मोशन था, मोशन का सेकंड लॉ था वो क्या था, F इक्वल टू ma होता है, ठीक है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो F होता है F इक्वल टू ma होता है। ये किससे आया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आया। अब ये a की वैल्यू 1 से पुट कर देते हैं s में। तो F इक्वल टू m इंटू a की जगह लिख देंगे v² अपॉन 2s। तो हमने पुट किया 2s। तो ये F इक्वल टू फॉर्मूला आ गया mv² अपॉन 2s। ये इक्वेशन हुई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब हम जानते हैं, वी नो दैट W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। अब इसके अंदर हम फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने फोर्स की वैल्यू पुट की तो mv² अपॉन 2s इंटू s। तो ये s से s कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा वर्क आ जाएगा। तो वर्क डन इक्वल टू आ गया हाफ mv², ठीक है। ये जो वर्क आया ये कितना आया, हाफ mv², ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से इसकी ये हमने निकाली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, जो कि वर्क ही होता है। वर्क क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ये मोशन में थी तो मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इससे बेस्ड क्वेश्चंस भी आप न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट करना, और इसको डायरेक्टली क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और हमने यहाँ देखा था m क्या था, इसके अंदर मास था, v क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है स्टूडेंट। क्लियर है आपको ये सारी चीज़ें। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसे हम आगे के पेज पे समझेंगे और अच्छे से। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी का ऑब्जेक्ट क्या है, तो इट इज़ द एनर्जी पोसेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब किसी ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है वो है स्मॉल m, ठीक है।
इसके अंदर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड है। ये वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है। और इस पे ये जो काइनेटिक एनर्जी है कितनी है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है आपके पास 25 जूल। इज इट क्लियर? अब आपको बताना है व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। जब इसकी वेलोसिटी को डबल कर दिया जाएगा यानी इंटू 2 कर दिया जाएगा तो ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये हमें सॉल्व करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी 1 तो दे रखी है और 2 हमें फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है वी स्क्वायर के, जैसे मैंने प्रीवियस पेज पे बताया था। तो काइनेटिक एनर्जी 1 भी प्रोपोर्शनल होगी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट के स्क्वायर के, और KE2 प्रोपोर्शनल होगा V2 स्क्वायर के। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमने KE1 अपॉन KE2 काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। KE1 की वैल्यू 25 थी, KE2 हमें फाइंड करना है, उसे x ले लिया। V1 की जगह हम लिख देंगे 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और V2 की जगह लिखेंगे 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब स्टूडेंट इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x 25 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 25x हो जाएगा इक्वल टू 25 इंटू 100 यानी 100 इंटू 25 हो जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 25 डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, x के साथ वाला डिवाइड में, तो 100 इंटू 25 अपॉन 25, तो 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 100 जूल। जब वेलोसिटी डबल होती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है 100 जूल। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमें एक और क्वेश्चन बताना है व्हाट विल बी द इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज 3 टाइम्स। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स हो जाए, वेलोसिटी 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो हम वही फार्मूला लगाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 25 अपॉन x हो जाएगा, V1 स्क्वायर, V1 की जगह 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 25 अपॉन V2 स्क्वायर, V2 की जगह वैल्यू है हमारे पास, ये क्या है वेलोसिटी थ्राइस है तो 3 से इंटू करेंगे तो 5 इंटू 3 क्या होता है 15। तो हम 15 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ हम 15 का स्क्वायर लिख देते हैं। अब जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जब ये सिंप्लीफाई होगा तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 225 जूल। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है ना, समझ में आया आपको। अब देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg इज रेस्ड टू द हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। 40 kg का मास है और हाइट है इसकी 5 मीटर अबव उठा रखा है ऊपर की तरफ। तो इसमें पूछा है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब mgh की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो m की जगह क्या रखेंगे हम 40 पुट करेंगे, तो हम रखते हैं इसकी वैल्यू 40 और 40 एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी वो 10 होता है आप जानते हैं, इसलिए 10 रख दिया, और हाइट इसमें दे रखी है 5 मीटर तो इंटू 5 कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 2000 जूल। पोटेंशियल एनर्जी किस में मेज़र की जाती है जूल में, तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई 2000 जूल। इफ़ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज़ हाफ वे डाउन। अब हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है जब इस ऑब्जेक्ट को गिराया जा रहा है आधी दूरी तक, तो तब इसकी क्या होगी ये आपको बतानी है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो हमने अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया था mgh। ठीक है, तो mgh को हमने सॉल्व किया और इसमें जो अब इस फॉर्मूले का सेकंड जो फॉर्मूला है उसके अंदर क्या कह रहा है हाइट को हाफ यानी 2.5 वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो m इक्वल टू 40 g 10 और h की जगह 2.5। जब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 1000 जूल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी क्या आ गई इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 था इसमें पूछा था आपको। अब आप जानते हैं स्टूडेंट कि टोटल एनर्जी क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब हमें काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, ये पोटेंशियल को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लिख सकते हैं टोटल एनर्जी
माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी कितनी है 2000 जूल, और उस 2000 पुट कर दिया, और पोटेंशियल एनर्जी 1000 जूल। जब इसको माइनस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आपकी 1000 जूल, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपन्स टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड तक आ रहा है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं ऊपर से नीचे आता रहेगा तो डिक्रीज होती रहेगी और एक टाइम के बाद जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू काइनेटिक एनर्जी इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज हाफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम जानते हैं प्रोपोर्शनल होती है वी स्क्वायर के, ठीक है, वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हाफ कर दी गई है, तो हाफ वैल्यू पुट कर दी हमने वेलोसिटी की जगह। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, इसको सॉल्व किया तो 1/4, इसका स्क्वायर किया है तो 1/4 इसका आंसर हो गया। जब वेलोसिटी हाफ होगी तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 होगी। स्टूडेंट अब नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, बट टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसे कन्वर्ट किया जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे ये पेड़ के अंदर फ्रूट्स लग रहा है कोई, तो ये फ्रूट्स के अंदर जो एनर्जी थी अगर ये गिर जाएगा नीचे तो इसकी जो ऊपर एनर्जी थी तो वो तो पोटेंशियल एनर्जी, नीचे आने के बाद काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों क्या होंगी, इक्वल ही होंगी। यानी जो टोटल एनर्जी होगी इसकी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे ये बैटरी है, बैटरी से हमने बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है, तो बल्ब ये ग्लो कर रहा है लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, लाइट एनर्जी में। तो जो जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी उतनी ही लाइट एनर्जी होगी, यानी टोटल एनर्जी सेम रहेगी। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अब इसका हम थ्योरेटिकल रूप से। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को थ्योरेटिकली प्रूव करके देख रहे हैं। तो हमने एक बॉडी ली जिसका मास स्मॉल m है और h हाइट पर रखा हुआ है ना। ये h हाइट पर एक पर्सन ने, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है जिसका मास क्या है, स्मॉल m। तो हमें गिवन है मास इक्वल टू स्मॉल m, और ये h क्या है, इसमें हाइट है। इस हाइट को ही हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी h डिस्टेंस पर ये मास रखा हुआ है ऊपर की तरफ, अपवर्ड है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं हम जो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऊपर, इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल होगी, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। तो लेट द बॉडी बी रिलीज्ड, जब बॉडी को छोड़ा जाता है ऊपर से, सच दैट इट फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, ठीक है। जब इसको m मास वाली बॉडी को h हाइट पर है, जब इसे ड्रॉप किया जाता है तो ग्रेविटी g के कारण ये क्या हो जाती है, फ्री फॉल होती है। एंड लेट अस कंसीडर टोटल एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी एट द हाइट ऑफ h फ्रॉम द ग्राउंड लेवल एंड एट द ग्राउंड लेवल, ठीक है। जब ये ग्राउंड लेवल पे आती है तो इसकी वेलोसिटी v होती है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम केसेस बनाते हैं। अभी हमने देखा था कि m मास का ऑब्जेक्ट था जो h हाइट पर था, तो हम जब ये h हाइट पर है तब इसकी क्या फाइंड कर रहे हैं हम, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था mg इंटू h, ठीक है, mgh, क्लियर है। तो अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या आएगी, mgh ही आएगी। और इसमें अगर काइनेटिक एनर्जी बताते हैं तो हाफ mv² होता है। अब इसमें v की वैल्यू ऊपर 0 होगी, ठीक है। कभी भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ 0 पुट करते काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, 0 आ गई। तो हमने देखा ए पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी थी वो क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हुई। ये वैल्यू पुट की तो टोटल एनर्जी हमारे पास mgh आई, क्लियर है। अब स्टूडेंट हम केस 2 देखते हैं। अब केस 2 में क्या है, अब
उस ऑब्जेक्ट को जो h हाइट पर था उसे हमने ड्रॉप कर दिया है, ग्राउंड की तरफ जा रहा है वो, और ग्राउंड पर टच हो गया है। तो ग्राउंड पे टच होने के बाद उसके अंदर हम टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh, mg, और h की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गई है क्योंकि नीचे आ गया है ना वो। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की तो 0 होगी। और काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो अब ये जो mv² है इसमें से हमें v की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होती है और फाइनल हम फाइंड करते हैं। तो हम थर्ड इक्वेशन से देख रहे हैं, न्यूटन की थर्ड इक्वेशन, v² = u² + 2gh। तो v² तो होगा पर u² की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी क्योंकि डाउनवर्ड आ गई है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब डाउनवर्ड आ जाता है तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और जब अपवर्ड जाता है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दी हमने, प्लस इसमें आएगा 2gh। ये जो 2gh है ये एज इट इज़ आ जाएगा 2gh। तो v = आ गया 2gh। तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे v² की जगह, तो 2gh। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी आई वो क्या आई, mgh आई। टोटल एनर्जी हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है, वैल्यू पुट की तो ये 0 + mgh। तो देखो आपने देखा दोनों ही केस के अंदर जो एनर्जी थी वो सेम थी। ठीक है, ऊपर भी mgh थी ए पोजीशन पे और पोजीशन बी पर भी ये एनर्जी क्या आई, mgh आई। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। ठीक है, कि एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। स्टूडेंट अब एक केस और देख लेते हैं हम। इस केस में क्या है, और एक ऑब्जेक्ट ऊपर से ए से सी तक आ रहा है लेकिन हम इसको देख रहे हैं बी पर। सपोज ये बी पर रह जाता है, बीच में रह जाता है। तो जब ये ऑब्जेक्ट बीच में रह जाता है तब इसकी एनर्जी क्या होती है, इसको भी हम देखते हैं। ये h हाइट है और ए से बी के बीच की डिस्टेंस हम x मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसे हम सॉल्व करके देखेंगे। इसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी देखते हैं कि इस केस में क्या होता है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम u इसके अंदर 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी इसमें 0 होगी और इसका मास m होगा क्योंकि ये b पर आ गया ना, मैंने बताया था b पर आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, फाइंड करनी है। और जो इसकी s है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, x है। तो हम डिस्प्लेसमेंट में लिख देंगे x लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये x डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब जब इसकी हम फाइंड करेंगे इसके अंदर v² = u² + 2gh। थर्ड इक्वेशन से इसको सॉल्व कर रहे हैं मोशन की, तो v² = 0 + 2gh हो गया। तो ये हमारे पास h क्या आया, v² की वैल्यू आई। अब हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी 2gh, तो कैंसिल हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या आई, mgh। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है। अब यहाँ h की जगह क्या आया है, ठीक है, अब ये जो h है ये h की जगह क्या है, h - x हो जाएगा। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस रह जाएगा वो h - x हो जाएगा। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये mgh - mgx हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम जो कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दोनों इक्वल है तो ये 0 हो जाएंगे। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो ये क्या आई, mgh। तो हमने जो तीनों केस देखे, तीनों केस के अंदर जो क्या था, टोटल एनर्जी mgh ही थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mghi। एज द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन्स द सेम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टैंड्स प्रूव्ड। एनर्जी ओनली चेंज इट्स फॉर्म, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी और वाइस वर्सा। अब हम देख लेते हैं एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ एग्जाम्पल। व्हेन हैंड्स आर रब्ड द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ हैंड्स चेंज इनटू हीट ड्यू टू फ्रिक्शन। जब हम हाथों को रब करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में, फ्रिक्शन होने के कारण। दो सरफेस जब रगड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें फ्रिक्शन होता है। तो जब हाथों को रब किया जा रहा है तो आप कभी रब करके देखेंगे हाथ, तो हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं।
ठीक है, उनको रब करना तो मैकेनिकल एनर्जी और बनना हीट एनर्जी, गर्मी होना। इसी तरह से ये जो साइकिल चल रही है तो ये मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगी। तो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एनर्जी जैसे हमने देखा, मैकेनिकल एनर्जी किस में, हीट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। हीट कैसे लेकी, ये देखो जो अर्थ का सरफेस था और टायरों का सरफेस था, इनमें क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है इस कारण से। व्हेन टू स्टोन्स आर स्टक द मैकेनिकल एनर्जी चेंज इनटू हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। जब दो पत्थरों को टकराया जाता है तो उससे साउंड आता है और हीट एनर्जी प्रूव हो। थर्ड है व्हेन द ब्लेड ऑफ नाइफ इज प्लेस अगेंस्ट द rotating grinding stone, mechanical energy change into heat and light and sound energies. When brakes are applied on any moving vehicle, the mechanical energy change into heat energy as the brakes rub against moving wheels. Fifth देखते हैं स्टूडेंट, when we wind a watch, the mechanical energy of hands change into potential energy of the spring. When the spring unwinds, the potential energy changes into kinetic energy and drives the hands of clock. Sixth example देखते हैं स्टूडेंट, when an arrow is stretched in a bow, the mechanical energy changes into potential energy. On releasing the string of the bow, potential energy changes into kinetic energy of the arrow. Similarly ये टॉर्च में भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, टॉर्च क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है, लाइट एनर्जी के अंदर। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आ रही है, जो सेल होते हैं उसमें केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फिर इससे लाइट एनर्जी बन जाती है। वाटर स्टोर्ड, सेवंथ देखते हैं, वाटर स्टोर्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन दिस वाटर इज रिलीज द पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर टर्न्स द ब्लेड्स ऑफ ए टरबाइन एंड ड्राइव द डायनामो। The dynamo then produce electrical energy. Is it clear? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, टॉर्च वाला जो मैंने अभी बताया, टॉर्च के अंदर सेल होते हैं, यानी उसमें केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और लास्ट में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करती है, फिलामेंट ऑफ बल्ब को ग्लो कर देती है, जिससे हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट नाइन्थ है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब स्टूडेंट देखते हैं टेंथ, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और फ्लोइंग थ्रू द कोइल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर और एन इलेक्ट्रिक फैन चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इट पार्टली चेंज इनटू हीट एनर्जी एंड हैंस हीट द कोइल्स। इज इट क्लियर? ये जो मैकेनिकल एनर्जी होती है इसके अंदर, ये इस तरह से होती है। अब स्टूडेंट लास्ट टॉपिक है हमारा पावर। पावर क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज ए पावर। पी इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है, और इसकी एसआई यूनिट होती है वॉट। पावर की एसआई यूनिट क्या है? वॉट होती है। अगर हम इसे रिप्लेस कर दें इनकी यूनिट से, तो 1 वॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड के अंदर जो वर्क डन हो रहा है वो क्या है? 1 वॉट होता है। ठीक है, हमने इनको रिप्लेस किया इनकी यूनिट से, तो हम लिख सकते हैं पावर एक स्केलर क्वांटिटी। ये भी याद रखना, पावर इज सेड टू बी 1 वॉट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेशन द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के द्वारा जो एनर्जी कंज्यूम की जाती है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखते हैं। सपोज़ ये एक बल्ब है जो 2 घंटे या 4 घंटे ग्लो करता है, तो अगर हमें इसकी एनर्जी बतानी है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है NPT। यहाँ N क्या है? ये N है नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ अप्लायंस। N क्या है? नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ अप्लायंस होता है। और P का मतलब होता है पावर, और T का मतलब होता है टाइम। ठीक है, तो N से इसको इनटू कर दिया जाता है P और T को। कब किया जाता है? N जब भी लेंगे जब सेम काइंड ऑफ अप्लायंस होंगे, जैसे 20-20 वॉट के 4 बल्ब हैं, तो P की जगह हम 4 ले लेंगे। ठीक है, P का मतलब पावर है और T का मतलब टाइम है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला
आ गया आपको समझ में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आती है वो होती है किलोवाट आवर्स में, जिसकी कॉमर्शियल यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, किलोवाट आवर। ठीक है, ये किलोवाट आवर में मेज़र की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये P से तो हो गया किलोवाट, T से आ गया आवर। ठीक है ना, P इक्वल टू W और T इक्वल टू आवर। अगर ये आपको वाट पर आवर में दे रखा हो, वाट पर आवर में दे रखा है तो 1000 का आप डिवाइड कर देना तो ये किलोवाट आवर में चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आंसर किलोवाट आवर में आ जाएगा जब अगर आप वाट वाले को 1000 से डिवाइड कर दोगे तो। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। स्टूडेंट, ये जो किलोवाट आवर होता है, ये किलोवाट आवर को जूल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करके किलोवाट आवर को जूल में बदला जा सकता है, और जूल को किलोवाट आवर में भी अगर इसका डिवाइड कर देंगे तो ये किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। अब स्टूडेंट देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स। रिलेट गीगावाट एंड मेगावाट विथ वाट। ठीक है, वाट को हमें गीगावाट और मेगावाट में कन्वर्ट करना है, यानी बिगर यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 गीगावाट इक्वल टू 10 की पावर 9 वाट और 1 मेगावाट इक्वल टू 10 की पावर 6 वाट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर होती है इस किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, थर्ड। रिलेट किलोवाट आवर विद जूल। किलोवाट आवर को जूल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो मैंने आपको बताया था 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, और 3.6 मेगा जूल भी लिख सकते हैं। और 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है स्टूडेंट 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब आपका बिल आता है तो 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट पर आवर, 1 किलोवाट आवर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए लैम्प कंज्यूम्स 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 10 सेकेंड्स, कैलकुलेट इट्स पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें गिवन है 1000 जूल है, और टाइम गिवन है हमें 10 सेकेंड है। देखो दोनों ही छोटी यूनिट्स में है तो हमें चेंज करने की ज़रूरत इसको नहीं है। अब हमें पावर निकालनी है, तो पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं। पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, P इंटू टी होता है। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, E अपॉन टी हो जाएगी। एनर्जी अपॉन टाइम ही होगा ना, तो एनर्जी अपॉन टाइम, तो यानी 1000 अपॉन 10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 वाट। चलिए मैं इसे कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो पावर हमारे पास आई 100 वाट। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डिफाइन एवरेज पावर। इट इज़ द रेशो ऑफ टोटल वर्क डन टू द टोटल टाइम टेकन। इसे न्यूमेरिकली ऐसे लिख सकते हैं, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम इक्वल टू एवरेज पावर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ, हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स। यूनिट्स आपको दे रखी हैं 250 यूनिट्स हैं, कितने टाइम के अंदर, 30 मंथ्स में। ठीक है, ये जो 250 यूनिट्स का मतलब आपको समझ में आया, किलोवाट आवर होता है, और 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के इक्वल टू। तो 250 किलोवाट आवर कितना हो जाएगा, 250 को मल्टीप्लाई कर दें 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा जूल में, एनर्जी चेंज हो जाएगी जूल में। क्लियर है। और इसके बाद इसको सॉल्व करके क्या वैल्यू आ जाएगी, 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल। क्वेश्चन नंबर 7। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 1500 वाट, हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स। पावर हमें दे रखी है 1500 वाट में, और एनर्जी हमें बतानी है इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी है, और टाइम दे रखा है आपको 10 आवर्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाट में, ये आवर्स में, तो पहले हम वाट आवर्स में ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू होता है P इंटू टी, पावर इंटू टाइम, तो इसको इंटू किया 1500 इंटू 10 इक्वल टू हो गया 15000। तो ये 15000 क्या आया, वाट आवर। हमें इसको किलोवाट आवर में चेंज करना है, तो 1000 का हमने डिवाइड किया, तो ये तीनों ज़ीरो कैंसिल आउट हो गए, यानी आंसर आया 15 किलोवाट आवर। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट्स आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइस ऑफ पावर 500 वाट ईच। तो हमें ये देखो
कह ही रहा है कि इसे किलोवाट आवर में निकालना है। टाइम अभी दे रहा है 10 आवर का, एन की वैल्यू 4 है और इसमें पी है 500 वॉट। ठीक है स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है एन इंटू पी इंटू टी होता है। एन की जगह 4 आ गया, पी की जगह कितना आएगा 500 और टाइम है 10 आवर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 20 के बाद इसमें 30 यानी 20,000 वॉट पर आवर। लेकिन हमें किलो वॉट पर आवर चाहिए तो 1000 का डिवाइड इसमें करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आ गया 20 वॉट पर आवर, किलो वॉट पर आवर। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी के साथ ये वीडियो होता है ख़त्म। और आपको और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। थैंक यू।